अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स के हवाले से। इससे पहले पिछली वीडियोस में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस के मुतालिक पढ़ा था, जिनमें मोबिलिटी, डिफ्यूजन, इफ्यूजन, डेंसिटी वगैरह शामिल थे। वो टॉपिक हमने मुकम्मल कर लिया। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है वो इवापोरेशन है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप वीडियोस जो है ना, हमने इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एवापोरेशन। एवापोरेशन की डेफिनेशन एक्चुअली ये है कि चेंज ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इनटू गैस, यानी कि पानी का गैसीय स्टेट में चला जाना, भाप बन जाना, इसको हम कहते हैं एवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड मॉलिक्यूल इनटू गैस फेज, इनके पानी का गैसीय स्टेट में चला जाना, गैस फेज में चला जाना। दूसरा ये जो है ना, रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस है। रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस, इसमें लिक्विड मॉलिक्यूल गैस में जाते हैं। कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में आ जाते हैं, इसको कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। तो एवापोरेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं। एवापोरेशन में लिक्विड जाते हैं गैस में, कंडेंसेशन में गैस जाती है लिक्विड में, और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जब ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट अब्जॉर्ब हो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। यानी कि अब यहाँ पर देखें, H2O लिक्विड था, H2O गैस में चला गया, हीट अब्जॉर्ब हुई। कितनी हीट अब्जॉर्ब हुई? 40.72 किलो जूल पर मोल। यानी कि ये अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर्ड होगी एक मोल ऑफ H2O जो कि लिक्विड स्टेट में है उसको गैसियस स्टेट में तब्दील करने के लिए। ये हीट हमें ज़रूरत होगी, हम उसे रिलीज़ नहीं कर रहे, ये हमें ले रहे हैं सिस्टम में, ये हमें ज़रूरत होगी। तो ऐसी हीट जिसकी हमें ज़रूरत हो, जो हम ऑब्ज़र्व करें, उसको कहते हैं एंडोथर्मिक हीट कहते हैं, और ऐसे प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अगला ये है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिल्कुल इसमें कोई रुकावट नहीं होती, और हैपेंस ऑल टेम्परेचर। हाँ, इसकी स्पीड स्लो डाउन हो सकती है, बिलफर्ज अगर टेम्परेचर कम होगा तो स्पीड कम हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्पीड ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये कभी रुकता नहीं है। ये जो प्रोसेस है चलता रहता है एट ऑल प्रोसेस टेम्परेचर पर। दो क्वेश्चन हैं, कूलिंग प्रोसेस वाई, दूसरा है हाउ डज एवापोरेशन हैपेंस। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जब इसको देख लेंगे तो वो हमारे लिए ये वाला क्वेश्चन इजी हो जाएगा कि एवापोरेशन कैसे होती है। जब एक पानी बिलफर्ज आप एक गिलास में ले लें या किसी चीज़ में भी ले लें आप पानी, तो पानी के मॉलिक्यूल्स में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं। एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरे की तीसरे के साथ, तीसरे की चौथे के साथ, तो उनमें जो जोड़ होता है वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होता है। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन कुछ की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की नॉर्मल होती है, कुछ की बिल्कुल स्लो होती है। ठीक है जी, समझ आ गई। अब जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, हायर होती है, वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर लेते हैं, उनसे वो ताकत में ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर वो जो ना गिलास को छोड़ देते हैं, वो आज़ाद होना चाहते हैं, वो आज़ाद हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं बाहर, गैसेस स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है। अब जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, ठीक है, वो गिलास में रह जाते हैं, वो नहीं निकल सकते। ठीक है। और जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है वो ठंडे भी हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कूलिंग प्रोसेस है, क्योंकि जो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करके, कंट्रोल करके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, वो तो निकल जाते हैं गैस स्टेट में। जो पीछे रह जाते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। अब उनकी काइनेटिक एनर्जी जो कम है इसलिए हमें कूलिंग फील होती है। काइनेटिक एनर्जी इस अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं हीट को। ठीक है।
अब यूँ समझ लें, ज़्यादा हीट वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो निकल जाते हैं गैसियस स्टेट में, जो कम हीट वाले होते हैं वो वापस वहीं पे रह जाते हैं। अब जो कम हीट वाले हैं जो है ना, उनसे हमें कूलिंग फील होती है, तो इसलिए हम कहते हैं ये कूलिंग प्रोसेस है। अब इन ये कुछ फैक्टर्स पर एवापोरेशन डिपेंड करते हैं। वो कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहले कि सरफेस एरिया। किसी चीज़ का जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसमें रेट ऑफ एवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक चाय का कप लें, ठीक है, उसको रख दें, उसमें जो है ना वो ठंडी कम होगी, क्योंकि वो उसका सरफेस एरिया कम है। अब आप एक चाय एक प्याली में लें, प्याली का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ज़्यादा होगा। जब उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, ज़्यादा होगा, तो एवापोरेशन का प्रोसेस भी फास्ट होगा। जो हाई किनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल होंगे वो निकल जाएंगे, लो वाले रह जाएंगे, जिससे हमें कूलिंग फील होगी और वो चाय ठंडी हो जाएगी। इसलिए चाय कप में गर्म रहती है एज़ कम्पेयर टू प्याली में। प्याली में क्या होता है कि मॉलिक्यूल ज़्यादा एनर्जी वाले निकल जाते हैं, लो एनर्जी वाले रह जाते हैं, जिससे हमें ठंडक फील होती है। इसलिए सरफेस, क्योंकि अब जो कोप था उसका सरफेस एरिया कम था, प्याली का सरफेस एरिया ज़्यादा था, इसलिए हमें वहाँ पे प्याली में जल्दी चाय ठंडी हो गई। दूसरा जो फैक्टर है ये है टेम्परेचर का। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो आपके पास एवापोरेशन ज़्यादा ही होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा एवापोरेशन कम होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक बादल हैं, बिल्कुल एक दिन बादल हैं, आपने कपड़े सुखाने के लिए आपने बाहर छोड़ दिए, वो कपड़े नहीं सूखेंगे, ठीक है जी, टेम्परेचर कम होगा, मॉलिक्यूल्स एवापोरेट नहीं करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, उनको उतनी प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी कि वो मॉलिक्यूल गैसीय स्टेट में जाएं और कपड़े आपके सूख जाएं। अब अगले दिन क्या किया आपने? अगले दिन आपने वही कपड़े जो है ना फिर से बाहर डाल दिया। अब सूरज था बाहर, टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा था, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हुआ आपके कपड़े 1 घंटे में सूख गए। उसकी वजह यही है कि जो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल थे वो चले गए, वो गैसीय स्टेट में चले गए, पीछे रह गए ठंडे। उन्हें फिर जो है ना, क्योंकि वो हाई एनर्जी वाले चले गए और टेम्परेचर का इजाफा हुआ, एवापोरेशन का प्रोसेस में इजाफा हुआ, तो कपड़े सूख गए आपके। इसीलिए गर्मियों में कपड़े आपके 1 घंटे में सूख जाते हैं, जबकि सर्दियों में आपको 2-3 दिन लगाने पड़ते हैं एक सूट को ठंडा करने में, एक सूट को सुखाने में, ठीक है जी। ये सरफेस एरिया ज़्यादा, एवापोरेशन का प्रोसेस ज़्यादा, एवापोरेशन भी ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, एवापोरेशन भी ज़्यादा। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी मजबूत होंगी, जिनके पानी के बिलफर्जा पानी की एग्जांपल है, पानी के बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं, ठीक है। अब जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होंगी एवापोरेशन का प्रोसेस उतना स्लो होगा, क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स को मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ना होगा, इसलिए जो है ना आपका एवापोरेशन का प्रोसेस स्लो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक बिफर जग लिया आपने H2O का, ठीक है जी, H2O को आपने जो बाहर रख दिया, अब इसको लगेंगे बिलफर्ज 5 आवर एवापोरेट होने में पूरे जग को। अब जब 5 आवर आपने देख लिया पानी को इतना टाइम लगता है एवापोरेट होने में, आपने फिर क्या किया, अल्कोहल का जग लिया, इसको बाहर रख दिया, इसको लगेंगे 30 मिनट। वजह क्या है? H2O में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। यहाँ अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी मजबूत नहीं हैं। जो पानी के या अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए। अल्कोहल के पास इतनी ज़्यादा मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं हैं, तो वो ये मिनट लगाएंगी एवापोरेट होने में, तो वो बाहर चले जाएंगी, तो ये जल्दी एवापोरेट हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू H2O। ये था एवापोरेशन का हमारा टॉपिक।